नमस्कार दोस्तों, यूएसए इंडिया ट्रेड डील नेगोशिएशन पर बैठे हुए हैं। $500 बिलियन तक हमें इस ट्रेड को लेकर जाना है, लेकिन यूएसए ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। आपने वीडियो के थंबनेल से देखा होगा कि अमेरिका वर्सेस अमूल। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? असल में अमेरिका जो है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हिंदुस्तान की बैकबोन है, 45% ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट जो इस कंट्री के अंदर जनरेट करता है, वो सेक्टर को अमेरिका जो है काउंटर करना चाहता है, उस सेक्टर के अंदर घुसना चाहता है। एग्रीकल्चर से मेरा मतलब सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं है, मेरा मतलब डेयरी इंडस्ट्री से भी है, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी है, और अमेरिका इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है। हिंदुस्तान ने साफ और कड़े शब्दों में मना कर दिया है कि आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। ये एक रेड लाइन है जो हिंदुस्तान कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रूरल इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बैकबोन है इस देश की। 45% एम्प्लॉयमेंट आता है इस इकोनॉमी से। बहुत से लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इकोनॉमी में निर्भर रहते हैं। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका इस चीज़ को कहता है कि इंडिया जो है उसका मार्केट बहुत बड़ा है, हमें इस मार्केट का एक्सेस दे दीजिए। अगर हमें इस मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, जो एग्रीकल्चर मार्केट है जिसके अंदर डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी आती है, तो अगर हमें इस इंडस्ट्री का मार्केट एक्सेस मिल जाता है तो हम इंडिया को टेक, जो हमारा वर्ल्ड फेमस टेक है, सिलिकॉन वैली है, वगैरह वगैरह चीज़ें, उसका एक्सेस देंगे। इसी के साथ साथ हम इंडिया के साथ जो है डिफेंस टेक को भी शेयर करेंगे। जो अमेरिका का डिफेंस है, डिफेंस टेक है, जो हाई टेक डिफेंस है, उसको हम शेयर करेंगे। डिजिटल टेक को हम अमेरिका के इंडिया के साथ शेयर करेंगे। ये सब चीज़ें अमेरिका टेबल पे रख रहा है और कह रहा है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के जो द्वार हैं वो हमारे लिए खोल दीजिए। हिंदुस्तान ने मना कर दिया। हिंदुस्तान मना क्यों कर रहा है? विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं हम। वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री दैट प्रोड्यूस मिल्क इज इंडिया। कंज्यूम भी हम सबसे ज़्यादा विश्व में हम ही करते हैं। अब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? हम प्रोड्यूस इतना ज़्यादा है, क्या कंजम्पशन ज़्यादा है? नहीं। असल में हिंदुस्तान के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है, और उसी कैटल को जो है बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है। जैसे लेग और माउथ की बहुत सारी बीमारियां होती है, लंपी नाम की बहुत सारी एक बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो है ये बहुत होती रहती है। WTO और वेस्ट के बहुत से नेशंस क्या कहते हैं? हमें हिंदुस्तान का दूध नहीं खरीदना। हिंदुस्तान के दूध के अंदर दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कैटल है उसको बीमारी बहुत है। भले हम उसके लिए हर नाकाम कोशिश कर रहे हो, बीमारी ना फैले, वैक्सीनेशन, हर प्रोसेस का काम चल रहा है, लेकिन हम वो दूध नहीं खरीदेंगे क्योंकि वहाँ पर कैटल को बीमारी है। तो और वही बीमारी क्या पता दूध के अंदर आ जाए, और अगर वो दूध हमारी कंट्री के अंदर कंज्यूम होता है तो क्या पता हमारी कंट्री के अंदर वो बीमारी फैल जाए। तो हमें वो दूध नहीं चाहिए। लेकिन आप अपने जो एग्रीकल्चर के सेक्टर है ना, उनको आप खोल दीजिए। हम वहाँ पर आके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम वहाँ पर घुसना चाहते हैं। हिंदुस्तान मना कर देता है। यूएसए के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मूव होगा और हिंदुस्तान के लिए बहुत डाउनफॉल वाला मूव होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए अपने जितने भी वहाँ पर किसान हैं उन सबको $43 बिलियन की सब्सिडी देता है। $43 बिलियन की सब्सिडी। अब आप सोचिए, मतलब अगर 100 मीटर की रेस है तो हिंदुस्तान का किसान स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है और यूएसए का किसान 50 मीटर पे खड़ा हुआ है। फुटबॉल का मैच है तो हिंदुस्तान के जो किसान वाले प्लेयर्स हैं वो नंगे पांव खेल रहे हैं, और यूएसए के प्लेयर्स जो हैं वो स्टड्स और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ खेल रहे हैं। तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसी चीज़ को हमें पता है। हमने यूएसए को मना कर दिया कि आपको हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बिल्कुल चीज़, आपको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूएसए चाहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप ले लीजिए, कि जो कंज्यूमेबल क्रॉप्स होती हैं, मतलब जैसे खाने की क्रॉप्स हो गई, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो इसके अंदर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ले लीजिए। ये जो क्रॉप्स रहती हैं ये बेटरमेंट के लिए यूज़ की जा सकती हैं। अच्छी फसल होगी, किसान जो है ज़्यादा कमा पाएगा, सस्ते में कमा पाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है कि अगर आप ऐसी क्रॉप्स इंडिया के अंदर लेकर आएंगे तो हमारे तो एक तो पहले तो हमारी ज्योग्राफी अलग है, किसान क्या करेगा? क्योंकि अगर आप गलती से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेकर आ जाते हैं तो जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं वो तो उगाना शुरू कर देंगे, और उगाएंगे तो उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो किसान है जिसकी पैदावार इस साल अच्छी नहीं हुई, वो इस चीज को नहीं खरीद सकता है। सरकार ने फसल बीमा योजना तो चला दी, लेकिन कितने किसान इससे अवेयर हैं? कितने किसानों की फसल कितने किसानों की फसल बीमा के तहत, इस स्कीम के तहत बीमा के अंदर है? कितने? बहुत कम नंबर है। और इसी को अगर यूएसए काउंटर कर लेता है, यूज कर लेता है, तो जो किसान, जिसके लिए ये जो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री कभी बार इंश्योरेंस का काम कर जाती है, क्योंकि जो पैदावार अगर किसी वर्ष कम होता है तो ये जो डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री है उससे वो अपना घर चलाने की कोशिश करेगा, अपने जो जितनी भी जरूरत है उनको पूरी करने की कोशिश करेगा, उससे वो बिजनेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यूएसए इस भी डिपार्टमेंट में आ जाता है और इस भी डिपार्टमेंट में आ जाता है तो हमारे लिए तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, और हिंदुस्तान का किसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर आके अटक जाएगा।
और जब हम इन चीज़ों पर आके अटक जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, सरकार के लिए एक लॉस सिचुएशन हो जाएगी। जो हम $500 बिलियन का ट्रेड करने चले हैं, जहाँ पर हम यूएसए को अभी सरप्लस में ट्रेड है, $100 बिलियन का ऊपर का सरप्लस है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जिस पर यूएसए ट्रेड डील करना चाहता है, ये सब करना चाहता है, वो मुश्किलाहट आ जाएगी, उस पर दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाएगी। और यही तमाम चीज़ों को लेकर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यूएसए और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है वो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉज पर क्यों आ चुकी है, क्योंकि वो रेड लाइन को यूएसए क्रॉस कर चुका है। बातचीत चल रही है, रोज़ नेगोशिएशंस होती हैं, लेकिन ये जो रेड लाइन है उसको इंडिया किसी को भी क्रॉस नहीं करने देगा। इनफैक्ट इंडिया छोड़िए, जापान को देख लीजिए, जापान के अंदर राइस का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। जापान ने यूएसए से राइस लेने के ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगा रखे हैं, मतलब यूएसए से जो राइस आएंगे उसके ऊपर हाईएस्ट टैरिफ लगे हुए हैं जापान के अंदर। साउथ कोरिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया के अंदर जो यूएसए का बीफ है वो बैन है, आप यूएसए के बीफ को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो साउथ कोरिया की जो कंडीशंस है उनके ऊपर मैच नहीं करता है, तो साउथ कोरिया ने उसको बैन कर रखा है। इनफैक्ट इसी के साथ साथ आप ईयू को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ पर जो यूएसए की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो बैन है, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो जब यही सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से इनको इस चीज़ का एक्सेस दे दें। इनफैक्ट यूएसए के अंदर जो गाय होती हैं उनको वो इस तरीके से फीड करते हैं, जो फीड वो करते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बैन है। इनफैक्ट वो जो फीडेबल मटेरियल है वो नॉन वेज मटेरियल कभी कभार कंसीडर किया जाता है, और मैक्सिमम टाइम उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो नॉन वेज होती हैं, तो वो दूध को भी नॉन वेज मिल्क बोला जाता है जो यूएसए की गाय प्रोड्यूस कर रही है। हिंदुस्तान में गाय को माता बोला जाता है। यहाँ पर ये एक इमोशनल सेंटिमेंट है। इनफैक्ट अगर डेयरी इंडस्ट्री की बात करूं तो वो एक सोशल इक्वलाइजर की तरह काम करता है, जहां पर अगर कोई किसान परिवार है, वहां पर जो मर्द है, जो मेल पॉपुलेशन है उस परिवार की, वो जो है भले ही खेती बाड़ी कर रही हो, वहां पर खेतों में अंदर मेहनत कर रही हो, तो जो महिलाएं हैं उस परिवार की वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। हिंदुस्तान के अंदर अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स हैं जो महिलाओं द्वारा फंडेड है, महिलाएं उसको चला रही हैं, महिलाओं की वजह से वो चल रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर यूएसए इसके अंदर आ जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप इसको समझने के लिए ज़्यादा समझदार हैं। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।